नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण पढ़ रहे हैं और जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में जो समास है वो इस समय बहुव्रीहि समास चल रहा है। बहुव्रीहि समास में आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे ये सूत्र अप्रत्यय विधायकम विधि सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है, अप एक प्रत्यय है और ये अप प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। तो ये पूछा भी जाता है कि अपूर्णी प्रमाण्यो हो, ये जो सूत्र है किस प्रत्यय का विधान करता है, किस समासांत प्रत्यय का विधान करता है। तो अप इस समासांत प्रत्यय का विधान करता है। आपने इसके पहले एक सूत्र पढ़ा था, स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंसकादनुं समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूर्णी प्रियादिषु। इस सूत्र ने यह कहा था कि अपूर्णी प्रियादिषु, अर्थात यहाँ पर इसने निषेध किया था। इस सूत्र को हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो इसको जब पढ़े थे तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये अंत में जो कहता है कि अपूर्णी प्रियादिषु, इसका मतलब क्या था कि जो पूर्ण प्रत्यांत जो शब्द हैं, पूर्ण प्रत्यांत जैसे कि डत मत ये प्रत्यय होते हैं, ऐसे कोई यदि शब्द हैं उन शब्दों में पुंबद भाव नहीं होता। तो पूर्ण प्रत्यांत शब्द और प्रियादि एक गण है, प्रियादि गण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों में भी पुंबद भाव नहीं होता। तो दो जगह इसने पुंबद भाव का निषेध किया था। एक जगह पूर्ण प्रत्यांत शब्द पे निषेध किया था, एक प्रियादि गण पठित शब्दों का निषेध किया था। तो जहां पर निषेध होता है, जहां पर इसने निषेध किया वहां पर होता क्या है, तो वहां पर होता है अप प्रत्यय। तो अप प्रत्यय मतलब जो पूर्ण प्रत्यांत होंगे और जो प्रमाणी, तो जो प्रमाणी मतलब शब्दांत हैं, प्रमाणी शब्द हैं, प्रमाणी प्रत्यांत शब्द हैं, ऐसे प्रत्ययों में अप प्रत्यय का विधान होता है, ऐसा यह सूत्र कहता है। अपूर्णी प्रमाण्यो हो, पूर्णी चा प्रमाणी चा पूर्णी प्रमाणी तयोः पूर्णी प्रमाण्यो हो, इस प्रकार से इसका विग्रह कर लेना है। तो पूर्णी प्रमाण्यो हो यह जो पद है यह षष्ठ्यंत पद है और अप्रथमांत पद है। इस प्रकार समस्त सूत्र में केवल दो ही पद हैं। यह सूत्र कहता है, इसकी वृत्ति में है कि पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम, यहां तक आना। पूर्णार्थ, ये यहां से पूर्णी से क्या लेना है कि पूर्णार्थ, अर्थात पूर्णार्थ मतलब पूर्ण अर्थ है ना। पूर्णार्थ मतलब पूर्णार्थ में जो पूर्णार्थ प्रत्यांत जो शब्द हैं, तो पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत मतलब पूर्णार्थ प्रत्यांत यत मतलब जो। तो पूर्णार्थ प्रत्यांत कौन हुए, जैसे डतमत मतलब जो संख्यावाची शब्द, जैसे पंचम पंचमी, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं इनमें पूर्ण, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी प्रथमा, ये पूर्ण प्रत्यांत शब्द होते हैं। तो पूर्ण प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम, अर्थात पूर्ण प्रत्यांत यत मतलब जो, स्त्रीलिंगम मतलब ऐसा स्त्रीलिंग। तो पूर्ण प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग। इसके बाद कहते हैं तदंतात मतलब तदंत, और फिर कहते हैं प्रमाण्यंताच्च मतलब प्रमाणी प्रत्यांत। तो प्रमाणी प्रत्यांत जो शब्द हैं ऐसे शब्दों से बहुव्रीहेः मतलब बहुव्रीहि में अप स्यात्। तो यहां पर बहुव्रीहि है, यहां पर राकर उत्त विसर्ग हो जाता है, तो क्या कहते हैं बहुव्रीहि, और बचेगा क्या, अप। जो यहां पर अप है वो यहां पर अप आ जाएगा। तो ऐसे शब्दों से अप प्रत्यय होता है। तो पूर्ण प्रत्यांत शब्द, ऐसे जो स्त्रीलिंग, उन शब्दों से बहुव्रीहि में, और तदंतात प्रमाणी प्रत्यांत जो शब्द, तो प्रमाणी प्रत्यांत बहुव्रीहि से अप प्रत्यय होता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। तो यह सूत्र यहां तक सूत्रार्थ आपको लग ही गया होगा कि सूत्र कहता क्या है कि पूर्ण प्रत्यांत जो शब्द और पूर्ण प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग, और तदंत मतलब तदंत जो प्रमाणी प्रत्यांत जो शब्द, ऐसे शब्दों से बहुव्रीहि समास में अप्रत्यय होता है। इसको घटाते हैं कि कहाँ पर ये सूत्र कार्य करता है। तो एक यहाँ पर उदाहरण बना है, कल्याणी पंचमा रात्रयः। तो कल्याणी पंचमा रात्रयः, उदाहरण है कल्याणी पंचमा
रात्रय। तो यहाँ पर समास कहाँ है? कल्याणी पंचमा में, ये आपसे पूछा जाएगा। अब कल्याणी पंचमा रात्रा में इसका रात्रय में इसका जो लौकिक विग्रह करेंगे कि कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीणाम, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीणाम, ये इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह होता है। मतलब जिन रात्रों में पांचवी रात्रि कल्याणकारिणी हो, कल्याण करने वाली हो, ऐसी सभी रात्रें। तो कल्याणी पंचमी इसका लौकिक विग्रह है कल्याणी पंचमी याशाम रात्रीणाम। तो कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीणाम कल्याणी पंचमा रात्रया, ये इस प्रकार से पूरा प्रयोग बन जाएगा। तो कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीणाम, ये क्या है? ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह इसका कैसे बनेगा? तो अलौकिक विग्रह इसका कर लेना कल्याणी सु पंचमी सु, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। कल्याणी और पंचमी है ना, दो शब्दों का समास है। कल्याणी सु पंचमी सु, तो कल्याणी सु पंचमी सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अनेक मन्य पदार्थे से यहाँ पर समास कर देना। समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा और सुपोधातु प्रातिपदिक की ओर से विभक्ति का लोक, क्या प्रयोग बनेगा? कल्याणी पंचमी, कल्याणी पंचमी ऐसा बन जाएगा। कल्याणी पंचमी ऐसा बनने पर फिर यहाँ पर क्या कर देना है कि अब ये जो अपूर्णी प्रमाण्यो हो, ये सूत्र आ जाएगा। ये सूत्र कहता है कि पूर्णार्थ प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग और तदंताच प्रमाणी प्रत्यांत जो, ऐसे शब्दों से प्रमाणी प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग, ऐसे शब्दों से बहुब्रीहि में अप्रत्यय होता है। अब यहां पर देखो ये क्या कहता है कि पूर्ण प्रत्यांत यत स्त्रीलिंगम, पूर्ण प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग तदंत है ना, वह अंत में है। तो यहां पर पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग कौन है? पंचमी, पंचमी पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग है। यहां पर पंचम शब्द रहता है और पंचम शब्द से क्या बनता है? पंचमी, पंचम शब्द से बन जाता है पंचमी। तो पंचमी क्या है? यहां पर डत प्रत्यांत है, मतलब पूर्ण प्रत्यांत है। तो पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग भी है, तो पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग कौन हुआ? पंचमी। तदंतात ऐसे शब्दों से अप्रत्यय होता है। तो ये सूत्र क्या कर देता है? अप्रत्यय का विधान कर देता है। तो यहां पर जब ये जो विभक्ति हैं सु, इनका जब लोप हो जाएगा तो प्रयोग आपका बनेगा कल्याणी पंचमी। कल्याणी पंचमी अप्रत्यय हो जाएगा तो प्लस अप में पकार की संज्ञा बचेगा केवल आ। यहां पर होता क्या है कि देखो यहां पर डत प्रत्यांत है, मतलब पूर्ण प्रत्यांत है। पूर्ण प्रत्यांत होने के कारण पूर्ण प्रत्यांत है। पूर्ण प्रत्यांत कौन है? पंचमी शब्द है। तो स्त्रिया पुंबद भाषित पुंसकादनुम समानाधिकरणी स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिशु सूत्र से यहां पर पुंबद भाव की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो पुंबद भाव की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तब ये सूत्र आ गया अपूर्णी प्रमाण्यो, और इसने कहा कि पूर्ण प्रत्यांत शब्द जो स्त्रीलिंग तदंत और प्रमाणी प्रत्यांत, इनसे बहुब्रीहि में अप होता है। तो अप हो गए, अप में पकार की संज्ञा आ बचेगा। अब यहां पर क्या कर लेना है कि कल्याणी पंचमा है ना, तो यहां पर जो पंचमी है इसका यस्येति च एक सूत्र है। यस्येति च, यस्येति च सूत्र के द्वारा जो पंचमी का जो ईकार है, इस ईकार का क्या कर देना? लोप कर देना। तो कल्याणी पंचम ऐसा बनेगा। फिर क्या बनेगा? कल्याणी पंचम। कल्याणी पंचम में वो अप का आकार मिला देना, तो ये हो जाएगा पूरा कल्याणी पंचम। और इसके बाद चूंकि ये स्त्री प्रत्यांत शब्द है, तो स्त्री प्रत्यांत शब्द होने के कारण अजाद्यतश टाप से यहां पर क्या कर देना? टाप कर देना। टाप में टकार पकार की संज्ञा क्या बचेगा? केवल आ बचेगा, तो बन जाएगा पंचमा। तो प्रयोग क्या बन जाएगा? कल्याणी पंचमा।
ये प्रयोग इस प्रकार से पूरा हो जाता है। और इसके पुनः स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो जस आ जाएगा। जस में क्या कर देना कि जकार की संज्ञा हो जाएगी, अस बचेगा, सकार करो तो विसर्ग कर दोगे तो कल्याणी पंचमाह रात्रयः, इस प्रकार से ये प्रयोग बन जाता है कल्याणी पंचमा। तो कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम, मतलब जिन रात्रियों में पांचवी रात्र कल्याण कारिणी हो, ऐसी सभी रात्रि। तो यहां पर रात्रि क्या है, बहुवचन है, इसलिए क्या लाएंगे, जस लाएंगे और सकार करो तो विसर्ग हो जाएगा। तो कल्याणी पंचमाह रात्रि है, इस प्रकार से ये प्रयोग बन जाता है। सूत्र भी यहां उसी तरह पूरी तरह से घट गया। तो ये तो हो गया पूर्ण प्रत्यांत का। अब इसके बाद आता है प्रमाणी प्रत्यांत शब्द। प्रमाणी प्रत्यांत शब्द का जो उदाहरण है स्त्री प्रमाण। स्त्री प्रमाण, यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, कई बार पूछा भी जाता है कि स्त्री प्रमाण में कौन सा समास हुआ है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। स्त्री प्रमाण में किस सूत्र के द्वारा अप्रत्यय हुआ है, तो अपूर्णी प्रमाण्यो, इस सूत्र के द्वारा अपप्रत्यय हुआ है, यह मत भूलना। कई बार क्या होता है ना, टच प्रत्यय, सच प्रत्यय, अप्रत्यय, अप्रत्यय, इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं कि स्त्री प्रमाण में इनमें से कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो यहां पर अप्रत्यय हुआ है। पहले इसका लौकिक विग्रह देख लेते हैं। स्त्री प्रमाण का लौकिक विग्रह है स्त्री प्रमाणी यस्य सा, स्त्री प्रमाणी यस्य स्तः, है ना, यस्य, हाँ, स्त्री प्रमाणी, स्त्री प्रमाणी यस्य पुरुषस्य, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह कर लेना। तो स्त्री प्रमाणी यस्य स्त्री प्रमाणः, ये इस प्रकार से इसका पूरा रूप बन जाएगा। तो स्त्री प्रमाणी यस्य, ये हो जाएगा लौकिक विग्रह। स्त्री प्रमाणी यस्य, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह है स्त्री प्रमाणी यस्य सा। तो स्त्री प्रमाणी यस्य सा, ऐसा कोई पुरुष जिसकी स्त्री क्या है, प्रमाण है। तो स्त्री जिसके लिए प्रमाण हो, ऐसा कोई पुरुष। तो स्त्री प्रमाणी यस्य पुरुषस्य, तो स्त्री प्रमाणी यस्य पुरुषस्य, स्त्री प्रमाणी यस्य सा, इस प्रकार से लौकिक विग्रह कर लेना। और स्त्रीषु, इसी तरह से प्रमाणीसु, स्त्रीषु प्रमाणीसु, ये हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह। तो स्त्रीषु प्रमाणीसु, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। यहां पर भी अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक यो से विभक्ति का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो विभक्ति का यहां पर लुक हो जाएगा, प्रयोग बचेगा स्त्री प्रमाणी, ऐसा बन जाता है। अब यहां पर क्या है ना कि यहां पर चूंकि स्त्रियाः पुंबद भाषित, वो जो सूत्र है जो पुंबद भाव का विधान करता है, वो सूत्र कहता है कि अपूर्णी प्रमाण्यो स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। तो अपूर्णी का तो हो गया कि भाई पूर्णी प्रत्यांत शब्द है कल्याणी पंचमा, तो वहां पर तो पुंबद भाव की कोई आवश्यकता ही नहीं, मतलब वो पुंबद भाव का निषेध ही करेगा। लेकिन स्त्री प्रमाण में तो कोई यहां पर पूर्ण प्रत्यांत शब्द भी नहीं है और प्रियादि गण पठित शब्द भी नहीं है। तो प्रियादि गण पठित शब्द भी नहीं है, पूर्ण प्रत्यांत भी नहीं है, तब यहां पर पुंबद भाव क्यों नहीं हुआ? यहां पर भी पुंबद भाव हो जाता। तो पुंबद भाव यहां इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां पर क्या है, स्त्री शब्द है, और स्त्री शब्द क्या है, भाषित पुंस्क नहीं है, इसलिए यहां पर भाषित पुंस्क ना होने की वजह से यहां पर पुंबद भाव नहीं हुआ। क्योंकि स्त्री शब्द कहां पर, स्त्रीलिंग में ही इसका प्रयोग होता है। मतलब ये सामान्य रूप से ऐसा नहीं कि इस पुल्लिंग में भी प्रयोग हो, नपुंसक लिंग में या स्त्रीलिंग में प्रयोग हो, बल्कि इसका स्त्रीलिंग में ही इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए यहां पर भाषित पुंस्क ना होने की वजह से पुंबद भाव नहीं हुआ। जब पुंबद भाव नहीं होगा तो अपूर्णी प्रमाण्यो, ये सूत्र अब यहां पर आ गया। इस सूत्र ने क्या कर दिया, अप्रत्यय कर दिया।
तो स्त्री प्रमाणी से अप्रत्यय हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दूसरा क्या कहता है, प्रमाण्योहो, मतलब प्रमाणी प्रत्यांत शब्द। प्रमाणी प्रत्यांत शब्द ये है ही, प्रमाणी प्रत्यांत शब्द है, तो इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, अप में पकार की संज्ञा आ बचेगा। यस्येति च, इस सूत्र के द्वारा यहां पर भी प्रमाणी में जो ईकार है, ये दीर्घ जो ईकार है, इस ईकार का लोप कर देना, तो स्त्री प्रमाण अप का आकार मिल जाएगा ड़कार से, तो स्त्री प्रमाण ऐसा बन जाएगा। अब चूंकि यहां पर यह होता है कि ऐसा कोई पुरुष तो पुल्लिंग, मतलब पुल्लिंग होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा कि पुनः स्वद्योत्पत्ति करोगे, स्वद्योत्पत्ति से सु आ जाएगा, सु में उकार की संज्ञा, सकार करो तो विसर्ग होकर स्त्री प्रमाण, ये ऐसा रूप बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि स्त्री प्रमाण किस प्रकार से सिद्ध होगा। तो अपूर्णी प्रमाण्यो, इस सूत्र के दो ही उदाहरण हैं यहां पर दिए हैं, और ये दोनों उदाहरण यहां पर पूरे हो जाते हैं। अब यहां पर एक प्रत्युदाहरण आता है। प्रत्युदाहरण ये है कि अप्रियादिषु किम, तो अप्रियादिषु किम, ये जो प्रत्युदाहरण है, ये प्रत्युदाहरण जो पूर्व सूत्र है, स्त्रियः पुंबद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, तो वहां पर प्रियादि गण में पठित जो शब्द हैं, उन शब्दों में पुंबद भाव का निषेध किया गया है। तो ये उसी सूत्र का प्रत्युदाहरण है, पूर्व सूत्र का प्रत्युदाहरण यहां पर दिया है कि अप्रियादिषु किम, अर्थात आप पूर्व सूत्र में जो आप ये कह रहे हो कि प्रियादि गण पठित शब्दों को छोड़ करके पुंबद भाव होता है, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है। तो यहां पर एक प्रयोग बना है कल्याणी प्रिय, तो कल्याणी प्रिय, कल्याणी प्रिय। अब कल्याणी प्रिय में आप देखोगे कि यहां पर प्रिय शब्द ही है। अब प्रिय शब्द किसका है, प्रियादिगण पठित शब्द है। प्रियादिगण पठित शब्द होने के कारण यहां पर जो कल्याणी है, इसमें जो है तो क्या होता है, पुंबद भाव नहीं होता, तो पुंबद भाव का यहां पर निषेध हो जाता है। तो ये स्त्रीलिंग में ही इसका प्रयोग होता है, कल्याणी प्रिय। तो ये यहां पर प्रियादि गण पठित जो शब्द हैं, उनमें पुंबद भाव के निषेध का ये प्रकरण है। इसके बाद एक सूत्र आता है, जैसे कि ये सूत्र है, अप्रत्यय का विधान किया, अपूर्णी प्रमाण्यो। अब एक सूत्र है जो शच प्रत्यय का विधान करता है, सच प्रत्यय करने वाला सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये भी पूछा जाता है कि किस सूत्र के द्वारा ये जो अभी प्रयोग आएंगे, दीर्घ सक्तः प्रयोग बनेगा। एक दीर्घ सक्तः में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो दीर्घ सक्तः में शच प्रत्यय हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। बहुत लोग इसको खच भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको शच बोलते हैं, तो यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, वो अपने अपने मतलब कुछ लोगों का बोलने का ऐसा वो होता है, प्रोनाउंस ऐसा करते हैं वो लोग। सूत्र है बहुव्रीहौ, बहुव्रीहौ सख्यक्षणोः, सख्यक्षणोः, बहुव्रीहौ षट्ठक्षणोः, स्वांगात् शच। तो ध्यान देना, ये जो प्रत्यय है ये शच प्रत्यय है। ये शच प्रत्यय का विधान कौन सूत्र करता है, बहुव्रीहौ सख्यक्षणोः स्वांगात् शच। बहुव्रीहौ का मतलब क्या होता है, बहुव्रीहि समास में, चूंकि ये सप्तम्यंत पद है, तो बहुव्रीहि समास में सख्यक्षणोः, यहां पर एक शब्द है सक्थि, एक शब्द है सक्थि, और एक शब्द है अक्षिणी, अक्षी। तो सक्थि अक्षी, सक्थि का मतलब क्या होता है, सक्थि का मतलब होता है जांघ, उरु, उरु, उरु मतलब जंघा, और अस्थि मतलब, अक्षी मतलब आंख, अक्षी का मतलब क्या है, आंख। तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास में सक्थि अक्षणोः, यण हुआ है यहां पर, सक्थि अक्षणोः। तो सक्थि अक्षणोः क्या है, ये षष्ठ्यंत है, और स्वांगात पंचम्यंत है,
और सच क्या है, प्रथमांत है। तो सच ये प्रथमांत है, इसका मतलब कि ये प्रत्यय होता है, समासांत सच प्रत्यय होता है। और जो मतलब क्या क्या उसमें कारण है, कैसी स्थिति पे सच प्रत्यय होता है, तो यहां से लगा लेते हैं कि बहुब्रीहि समास में सक्थि अक्षणो हो, सक्थि अक्षणो हो मतलब जो सक्थि और अक्षी, तो और जो सक्थि और अक्षी, सक्थि का मतलब क्या है, उरु मतलब जंघा, और अक्षी का मतलब क्या है, आंख। ये दोनों जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं, स्वांगवाची शब्द हैं, स्वांगवाची। और ये कैसे हों, स्वांगवाची हों। यहां पर कहता है कि स्वांगात, स्वांगात मतलब अपने अंग, मतलब प्राणी के अंग हों। स्वांगात का मतलब क्या लेना है कि ये प्राण्यंग हो, मतलब प्राणी के अंग हो, ऐसी स्थिति पे शच प्रत्यय होता है, ऐसा यह सूत्र कहता है। तो स्वांगवाची सख्त या अक्षी शब्द जिसके अंत में हो, ऐसे में बहुब्रीहि समास में समासांत सच प्रत्यय होता है। यह इस प्रकार से इसका अर्थ कर लेना। सूत्र से भी अर्थ जो तो निकाल आता है कि बहुब्रीहि समास में सक्थि और अक्षणी शब्द जिसके अंत में हो वो स्वांगवाची हो, अर्थात अपने अंग के वाची हो। तो सक्थि मतलब जंघा, ये प्राणीवाचक हैं, स्वांगवाचक हैं। अक्षी आंख, ये भी स्वांगवाचक है। ऐसे शब्दों से समासांत सच प्रत्यय होता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि स्वांगवाची सख्यक्षंतात बहुव्रीहे सच स्यात्। स्वांगवाची, स्वांग मतलब अपने अंगवाची, प्राणीवाची। सक्थि और अक्षी ये शब्द अंत में हो, ठीक है। तो सख्यक्षंताद का मतलब होता है सक्थि अक्षि अंताद। तो सक्थि अक्षि ये अंत में हो, ऐसे शब्दों से बहुब्रीहो मतलब बहुब्रीहि समास में शच मतलब सच प्रत्यय होता है। ये इसकी वृत्ति में है। जो वृत्ति का अर्थ है वही अर्थ सूत्र से भी स्पष्ट हो गया था। उदाहरण इसके देखते हैं। उदाहरण इसका है दीर्घ सक्थः। तो अब ये जो सच प्रत्यय होता है, तो सच प्रत्यय में बचेगा क्या, यहां पर देखो। सच में जो चकार है, चकार की हलंत्यम सित संज्ञा, हलंत्यम सित संज्ञा तस्य लोपः से लोप। और जो सा है, सा की जो है तो सह प्रत्ययस्य एक सूत्र है, सह प्रत्ययस्य। इस सूत्र के द्वारा सकार की संज्ञा हो जाती है। तो बचेगा क्या, यहां पर भी क्या बचेगा, केवल आ। शच में भी क्या बनता है, बचता है केवल आ, क्योंकि शकार चकार दोनों की संज्ञा होती है। यह है कि अब यह सकार की संज्ञा है, तो मूर्धन्य शकार की संज्ञा होने के कारण चूंकि सित है, तो सित होने के कारण एक स्त्री प्रत्यय में एक सूत्र है शिद गौरादिभ्यश्च, उससे क्या होता है, गीश प्रत्यय होता है। तो यह याद रखना है कि यहां पर सित होने का क्या कारण है, सित से क्या यहां पर जो तो इसका प्रयोजन है शीतकरण करने का। तो शीतकरण करने का प्रयोजन क्या है कि शिद गौरादिभ्यश्च से गीश हो जाए। तो इसका पहला जो उदाहरण है, जैसे कि एक सक्थि है ना, इसका उदाहरण है दीर्घ सक्थः, इसका उदाहरण है। दीर्घ सक्थः। दीर्घ सक्थः का मतलब होता है कि ऐसा कोई पुरुष, ऐसा पुरुष जिसके मतलब जंघाएं या जिसकी उरु लंबी हों। तो लंबी जंघाओं वाला, लंबे उरुओं वाला कोई पुरुष, तो दीर्घ उरुओं वाला कोई पुरुष, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। तो अन्य अर्थ है ही कि ऐसा कोई पुरुष या दीर्घ उरुओं वाला कोई पुरुष। तो दीर्घ उरुओं वाला कोई पुरुष यहां पर अन्य पदार्थ है ही। तो दीर्घ सक्था, ये ध्यान भी रखना कि दीर्घ सक्था, चूंकि एंट्रेंस वाले कई बार वहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं वहां पर फंसाते हैं कि दीर्घ सक्था में कई बार विसर्ग को हटा देंगे, केवल इसको दीर्घ कर देंगे, था को, है ना। तो ये याद रखना कि दीर्घ सक्था में यहां पर विसर्ग होता है, मतलब ह्रस्व था और इसके बाद विसर्ग है, इसको दीर्घ मत कर देना। तो दीर्घ सक्था ये प्रयोग, यह उचित प्रयोग है। दीर्घ सक्था का जो वो बनेगा, लौकिक विग्रह बनेगा दीर्घे सक्थिनी स्तः यस्य। दीर्घे
सक्थिनी स्तः यस्य पुरुषस्य। तो दीर्घे सक्थिनी स्तः यस्य पुरुषस्य, अर्थात दीर्घ सक्थि मतलब जंघा है ऐसा कोई पुरुष। तो दीर्घ जंघा, दीर्घ उर्गों वाला कोई पुरुष, ये इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह कर लेना। तो ये बन जाएगा इसका दीर्घ सक्था का लौकिक विग्रह। और दीर्घ औ सक्थि औ, दीर्घ औ दीर्घ औ शक्ति औ, ये इस प्रकार से इसका हो जाएगा अलौकिक विग्रह। तो दीर्घ औ शक्ति औ, ये इस प्रकार से अलौकिक विग्रह होगा। यहां पर क्या कर देना है कि अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा समास होने के बाद कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का हो जाएगा लुक होने के बाद प्रयोग बचेगा दीर्घ शक्ति। दीर्घ शक्ति केवल इतना बचेगा। अब यहां पर ध्यान देना कि ये जो सूत्र है बहुब्रीहौ सक्थ्यक्षणों स्वांगात सच, इस सूत्र को यहां पर घटाओ। यह सूत्र कहता है कि बहुब्रीहौ मतलब बहुब्रीही समास में सक्थ्यक्षणों हो मतलब सक्थि और अक्ष शब्द अंत में हो। और वो कैसे हो? स्वांगात मतलब स्वांगवाची हो, शरीरवाची हो। ऐसे शब्दों से सच मतलब सच प्रत्यय होता है। अब यहां पर देखना कि बहुब्रीही समास है, बहुब्रीही समास यहां पर किए हैं। दीर्घे सक्थनि स्तः यस्य पुरुषस्य, ऐसा कोई पुरुष जो दीर्घ उरुओं वाला है। अन्य पदार्थ है, अन्य पदार्थ की प्रधानता है, मतलब ऐसा कोई पुरुष, बहुब्रीही समास है। तो बहुब्रीही समास ये पहला यहां पर घटित हो गया। इसके बाद कहते हैं सक्थ्यक्षणोः मतलब सक्थि और अक्षि। तो ये किसका उदाहरण है? सक्थि। ये जो उदाहरण है ये सक्थि का उदाहरण है। अक्षि का उदाहरण अभी आएगा। सक्थि और सक्थि शब्द अंत में है। ये स्वांगवाची है जिसका अर्थ होता है उरु जंघा। ऐसे शब्द से शच प्रत्यय हो जाएगा। पूरा सूत्र यहां पर घट जाता है। जब पूरा सूत्र घटेगा तो प्रयोग क्या बनेगा? तब ऐसी स्थिति में जो प्रयोग का जो स्वरूप रहेगा वो स्वरूप रहेगा दीर्घ शक्ति। दीर्घ शक्ति ऐसा रहेगा। दीर्घ शक्ति होने के बाद बहुब्रीहौ, ये सूत्र यहां पर घटता है। इससे क्या कर देना? शच प्रत्यय कर देना। सच में चकार की संज्ञा, हलंत्यम से सकार की संज्ञा, सह प्रत्ययस से बचेगा केवल आ बचेगा। आ बचने पर फिर यहां पर क्या कर देना कि दीर्घ शक्ति में जो यहां पर इकार है, इस इकार का यस्य तिचा से लोप कर देना, तो दीर्घ सख्त बचेगा। दीर्घ सख्त में फिर इसके बाद जो सच का जो आकार है उसको मिला देना। तो मिला दोगे तो प्रयोग बन जाएगा दीर्घ सख्त। दीर्घ सख्त ऐसा बनने के बाद यहां पर पुनः स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो सु आ जाएगा। सु का रुत्व विसर्ग कर देना, बन जाएगा दीर्घ सक्था। इस प्रकार से दीर्घ सक्था प्रयोग बन जाते हैं। अब चूंकि होता क्या है कि यहां पर दीर्घ और सक्थि ये दोनों शब्द कैसे हैं? नपुंसक लिंगवाची थे। किंतु समास शक्ति होने पर अर्थात समास के बल से, कहने का मतलब यह है कि दीर्घ और सक्थि दोनों शब्द नपुंसक लिंगवाची हैं। तो जब इन दोनों नपुंसक लिंगवाची शब्दों का जब समास कर देते हैं तो समास के बल से यहां पर क्या होता है कि अन्य अर्थ की प्रधानता है। अन्य अर्थ कौन है? पुरुष। अब पुरुष की प्रधानता होने के कारण दोनों पद पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। तो दोनों पदों का प्रयोग किसमें होता है? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में होने के कारण पुनः स्वाद्योत्पत्ति से सु का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा दीर्घ सक्था। तो दीर्घ सक्था ये पहला उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि दीर्घ सक्था में कौन सा प्रत्यय हुआ है, कौन सा प्रत्यय है? शच प्रत्यय है। पहला तो ये याद रखना है। दीर्घ सक्था का लौकिक विग्रह क्या है? तो दीर्घे सक्थिनि स्तः यस्य पुरुषस्य, ये इसका लौकिक विग्रह है। दीर्घ सक्था का अलौकिक विग्रह क्या है? तो दीर्घ औ सक्थि औ, ये इसका अलौकिक विग्रह है। इतनी चीजें विशेष रूप से याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे इतर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो दीर्घ सक्था ये पहला उदाहरण हो गया शच प्रत्यांत का। इसके बाद दूसरा उदाहरण है जलजाक्षी। तो जलजाक्षी का मतलब होता है कमल के समान। जलज का मतलब होता है कमल। जलज कमल के समान, अक्षी मतलब आंखें हैं जिसकी। तो कमल के समान आंखें हैं जिसकी, ऐसा कोई पुरुष है ना, कमल की तरह सुंदर आंखों वाला कोई क्षमतम कोई ऐसी स्त्री है।
स्त्रियों के लिए जलजाक्षी, ठीक है, ये प्रयोग करते हैं। मृगनयनी, ये स्त्रियों के लिए प्रयोग होते हैं। तो जलजाक्षी। तो ये दूसरा उदाहरण है इस सूत्र का। तो जलजाक्षी का मतलब क्या हुआ कि कमल, जलज का मतलब होता है कमल, और कमल के समान अक्षी, अक्षी का मतलब क्या होता है आंख, अक्षी का मतलब क्या होता है आंख। अब यहां पर इस सूत्र को घटा लेंगे, पहले जलजाक्षी का लौकिक विग्रह कर लेना, तो लौकिक विग्रह हो जाएगा जलजे इव अक्षिणी यस्य, जलजे इव अक्षिणी यस्याह, ऐसा इसका विग्रह होगा। जलजे इव अक्षिणी यस्याह, चूंकि स्त्रीवाची है, स्त्रीलिंग में है ना इसका प्रयोग। तो जलजे इव अक्षिणी यस्याह, ऐसी कोई स्त्री जो जलज के समान अर्थात कमल के समान, इव है ना यहां पर सदृश, क्या है अक्षिणी मतलब अक्षी, चूंकि आंख दो होती हैं इसलिए दो वचन में इसका प्रयोग है, दो आंखें। तो जलजे इव अक्षिणी यस्याह स्त्रिया, इस प्रकार से ऐसी कोई स्त्री है, तो जलजे इव अक्षिणी यस्याह, यह हो जाएगा इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह कर लेना जलजा औ और अक्षि औ। तो जलजा औ अक्षि औ, तो जलजा औ अक्षि औ, ये हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होने के बाद अनेक मन्य पदार्थ से समास, समास होने के बाद कृतध्य समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक विभक्ति का लुक। जलजा अक्षी केवल ऐसा बचेगा। जलजा अक्षी होने पर यहां पर अब इस सूत्र को आप घटा दो, ठीक है, यह सूत्र यहां पर घटा देना है। कौन सा सूत्र? बहुब्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगा सच। यह सूत्र क्या कहता है कि बहुब्रीहौ, बहुब्रीही समास में सख्यक्षणो, अब चूंकि सख्ती का उदाहरण हो गया था, दीर्घ सख्ता बचा था, बना था। अक्ष दूसरा क्या था? अक्षी, मतलब अक्षी शब्द अंत में हो, तो ये अक्षी का उदाहरण है। अक्ष मतलब आंख, तो अक्ष शब्द अंत में हो और स्वांगवाची हो, तो स्वांगवाची है क्योंकि आंख अपना मतलब प्राणीवाचक है, प्राणी का स्वांगवाचक है, तो स्वांगवाचक है ही, क्या हो जाएगा? सच प्रत्यय हो जाएगा। पूरा सूत्र यहां पर घट जाता है। तो यहां पर क्या है? अक्षी शब्द है, अक्षी शब्द से क्या हो जाएगा? सच प्रत्यय। तो सच होगा तो सच में वही चकार सकार की संज्ञा बचेगा, केवल आ। और यस्से तिचा से क्या कर देना कि अक्षी का जो ई है, इस ई का क्या कर देना? यस्से तिचा के द्वारा लोप। जब यस्से तिचा के द्वारा लोप कर दोगे और पर में कौन है? सच, सच का आ है, इसको मिला दोगे क्ष के साथ में, तो प्रयोग क्या बन जाएगा? जलजाक्ष, ठीक है ना, प्रयोग बन जाएगा जलजाक्ष। और जलजाक्ष में अब चूंकि यहां पर सच प्रत्यय है, तो सच में शकार की संज्ञा होने के कारण यह सित है। सित होने के कारण यहां पर सिद्ध गौरादिभ्यश्च जो सूत्र है, सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र के द्वारा क्या कर देना कि गीश प्रत्यय कर देना। गीश में ये गीश प्रत्यय हो जाएगा जलजाक्ष बनने के बाद। जलजाक्ष बनने के बाद क्या कर देना? गीश, गीश में क्या बचेगा? केवल यहां भी ई, और इससे मिला देना, क्या बन जाएगा? जलजाक्षी। इस प्रकार से ये दीर्घ सख्ता और जलजाक्षी में दोनों जो है, दोनों उदाहरण कैसे यहाँ पर सिद्ध होते हैं, कैसे यहाँ पर प्रत्यय प्राप्त होता है, ये आपने बढ़िया से देख लिया। जलजाक्षी में होता क्या है कि इसके बाद जैसे पुनः स्वाद्योत्पत्ति होगी, तो स्वाद्योत्पत्ति होने पर आप क्या कर देना कि सु आ जाएगा, और सु का एक सूत्र है हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल, उस सूत्र से लोप कर देना, प्रयोग जलजाक्षी ही बनेगा। यहां पर कोई विसर्ग उसर्ग नहीं है, यह आपको याद रखना है, कोई विसर्ग नहीं है, क्योंकि यहां पर सु का लोप होता है, तो सीधे जलजाक्षी ही प्रयोग बनता है। तो दीर्घ सख्ता और जलजाक्षी जो दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इसके। यहां पर एक प्रत्युदाहरण आता है। प्रत्युदाहरण है कि
स्वांगात किम, अर्थात इस सूत्र में बहुव्रीहौ सत्यक्षणो स्वांगात सच में आप जो स्वांगात ये कहते हो कि प्राणीवाचक हो, ये कहने की क्या आवश्यकता है? तो यदि स्वांगात या प्राणीवाचक, ये इस प्रकार से हम स्वांगात यहां पर नहीं कहेंगे, तो एक उदाहरण है दीर्घ शक्ति सकटम। तो दीर्घ शक्ति सकटम और स्थूलाक्षा वेणु यष्टि ही, इसको देख लेना। तो यहां पर होता क्या है कि यदि स्वांगात ऐसा नहीं कहेंगे, तो स्वांगात ना कहने से, चूंकि अक्षी दीर्घ शक्ति सकटम, यहां पर भी शक्ति शब्द है, लेकिन ये जो शक्ति शब्द है ये प्राणीवाचक नहीं है, स्वांगवाचक नहीं है। दीर्घ शक्ति सकटम, इसका मतलब है कि ऐसा कोई सकट, सकट कहते हैं जो बैलगाड़ी होती है ना, उसको, या कोई छकड़ा, जो दीर्घ शक्ति मतलब उसकी जो लंबाई होती है, उसमें जो लकड़ियां लगी रहती हैं, जैसे वो बनता है, वो काफ़ी लंबा, मतलब लंबी लकड़ियों वाला, लंबी शक्तियों वाला, ऐसा कोई सकट है। अब चूंकि यहाँ पर जो शक्ति है वो क्या है? स्वांगवाचक नहीं है, अर्थात प्राणीवाचक नहीं है। प्राणीवाचक न होने के कारण यहाँ पर सच प्रत्यय नहीं हुआ। सच प्रत्यय नहीं हुआ तो यहाँ पर देखो प्रयोग वैसा ही बना रहा, दीर्घ शक्ति ही रहा। जब सच नहीं होगा तो यस्य तिचा से इकार का लोप भी नहीं हुआ, तो दीर्घ शक्ति सकटम ये यहाँ पर ऐसा बनता है, यहाँ पर सच प्रत्यय नहीं है। इसी तरह से अक्षी का उदाहरण है स्थूलाक्षा वेणुयष्ठी। तो स्थूलाक्षा वेणुयष्ठी, तो स्थूलाक्षा वेणुयष्ठी में यहाँ पर अर्थात इसका मतलब होता है कि मोटी ग्रंथियों वाला बांस की कोई छड़ी है। तो स्थूलाक्षा स्थूलाक्षा वेणु यष्टि। वेणु मतलब बांस, यष्टि मतलब छड़ी, और वो छड़ी कैसे है? स्थूलाक्षा मतलब मोटी ग्रंथियों वाला। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो स्थूलाक्षा है वो कैसा है? प्राणीवाचक नहीं है ना। स्थूलाक्षा में ये प्राणीवाचक नहीं है, मतलब स्वांगवाचक नहीं है। स्वांगवाचक न होने के कारण यहाँ पर भी सच प्रत्यय नहीं हुआ, बल्कि समास केवल हो गया है। तो इस दीर्घ शक्ति सक्तम और स्थूलाक्षा वेणुयष्टि में सच प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि ये दोनों स्वांगवाची नहीं है। तो इस प्रकार से बहुव्रीहौ सत्यक्षणो स्वांगात सच, इस सूत्र को हमने पढ़ा। इस सूत्र के हमने उदाहरण भी देखा और प्रत्युदाहरण भी देखा। यहाँ पर जैसे कि स्थूलाक्षा वेणुयष्टि में लिखा हुआ है कि अक्षणो अदर्शनात् इति वक्ष्यमाणो अच, मतलब एक सूत्र है अक्षणो अदर्शनात्। जब यहाँ पर सच प्रत्यय नहीं होगा स्थूलाक्षा में, तो एक सूत्र है अक्षणो अदर्शनात्, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर आ प्रत्यय हो जाता है, तो प्रयोग बन जाता है स्थूलाक्षा। तो इस प्रकार से ये सूत्र पूरा हो जाता है। इसको उदाहरण जो मुख्य हैं जो हमने पढ़ा उसको आपको याद रखना है। तो फिर आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं और इसके बाद फिर आगे के सूत्रों को देखते हैं। बहुव्रीहि समास है, यहाँ पर जो भी अब क्रमशः सूत्र आते जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, क्योंकि ये सूत्र समासांत प्रत्यय करते हैं और समासांत प्रत्यय विशेष रूप से किसी भी एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो जो अभी हमने पढ़ा है दो सूत्रों में जो समासांत प्रत्यय हुए हैं, इनको अच्छी प्रकार से आपको याद रखना है। आगे के जो उदाहरण हैं बहुव्रीहि समास के वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा समास हुआ है, इसका लौकिक अलौकिक विग्रह क्या है और कौन से प्रत्यय हैं। तो फिर आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।